हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नया पॉलीसेकेराइड्स सेलुलोज की। आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने स्टार्च को एकदम कवर कर लिया है, जिसमें हमने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की बात करी। बात क्लियर है? तो आज हम बात कर रहे हैं सेलुलोज की। क्या होता है सेलुलोज? सेलुलोज इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर प्लांट्स के और हम डिटेल में जाना चाहें तो इट इज द मेजर स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, उस सेल वॉल का मेजर पार्ट कौन बनाता है? हमारा सेलुलोज का बना हुआ होता है। बात क्लियर है? समझ में आया? अब मैं बात करता हूं इसकी केमिस्ट्री पर कि वो मेरा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होगा या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होगा। बताइए। तो सेलुलोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसकी बात भी करेंगे हम कि वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्यों होता है। सेलुलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। जो सेलुलोज होगा हमारा वो लीनियर पॉलीमर होता है, जिसमें बीटा डी ग्लूकोज क्या होती है? रिपीटिंग यूनिट्स होती है। बात क्लियर है? सबसे पहली चीज क्या पढ़ी कि सेलुलोज हमारा लीनियर पॉलीमर होगा। दैट मींस एक लीनियर फॉर्म में होता होगा और उसमें मोनोमर यूनिट होगी हमारी बीटा डी ग्लूकोज। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो क्या था बताइए? अल्फा डी ग्लूकोज। और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज हो चुकी है। बात क्लियर है? इसके अंदर क्या होगा सेलुलोज में? इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट। क्या बोला मैंने? in the structure of cellulose C1 of 1 glucose unit is connected with C4 of the other glucose unit। क्या बोला मैंने? इसके अंदर क्या होगा? जो मेरी पहली ग्लूकोज यूनिट होगी उसका तो C1 और दूसरी जो ग्लूकोज यूनिट होगी उसका C4 आपस में क्या होंगे? आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और वहां से हमें क्या मिलेगी? वहां से हमें सेलुलोज की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। बात क्लियर है? ए सेलुलोज मॉलिक्यूल कंटेन अबाउट 3000 और मोर ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज के अंदर 3000 के अप्रॉक्स और मोर ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया ये वाला। इसमें क्या देख पा रहे हैं आप? कौन सा ग्लूकोज दिखाई दे रहा है आपको? बताइए। ये आपको बीटा ग्लूकोज दिखाई दे रहा होगा। कौन सा? बीटा ग्लूकोज दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर फोर्थ कार्बन की बात नहीं कर रहा हूं, वहां मैंने डैशेस लगा रखा है। दैट मींस ये यूनिट आगे भी ऐसे ही रिपीट होती रहेगी जैसे यहां पीछे की तरफ करेंगे हम। बात क्लियर है? तो फर्स्ट यहां पर देख रहे हैं एक ग्लूकोज यूनिट है जिसके अंदर हमने बीटा ग्लूकोज फॉर्म ले रखी है। बीटा कैसे पता लगाया मैंने? OH ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है, इसलिए मैंने बोला ये मेरी बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की। बात क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब मैंने लिया एक और ग्लूकोज यूनिट लिया। क्या लिया? एक और ग्लूकोज यूनिट लिया। और ये कैसा होगा? ये भी मैं बीटा ही ले रहा हूं। कौन सा? बीटा ग्लूकोज ही ले रहा हूं। ये वाली भी मैं। बात समझ में आई यहां तक? बात क्लियर है? तो देखिए, एक बीटा फॉर्म ये रही, एक बीटा फॉर्म ये रही मेरी। बात समझ में यहां तक? अब आगे देखिए क्या होगा। जो फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट है बीटा फॉर्म ग्लूकोज की, और एक जो सेकंड यूनिट है इसमें क्या होगा? इसका OH और इस वाले कंपाउंड का OH, जो फोर्थ कार्बन पे OH नीचे की तरफ लगा हुआ है, वो दोनों आपस में मिक्स होकर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। कौन सा लिंकेज होगा? C1C4 लिंकेज। दैट मींस फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट का फर्स्ट कार्बन और सेकेंड ग्लूकोज यूनिट का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन चुका है। इसी तरह क्या होगा? एक और ग्लूकोज यूनिट लेते हैं। अब की बार वही देखिए, जो बीटा फॉर्म में OH ऊपर की तरफ है सेकंड स्ट्रक्चर में, उसी तरह थर्ड ग्लूकोज यूनिट में नीचे वाले फोर्थ कार्बन से एक OH क्या होगा? बाहर निकल जाए, एक H2 बाहर निकल जाएगा और एक और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। बात क्लियर है? कौन सा बनेगा? एक और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मैं फोर्थ यूनिट ले लूं तो थर्ड यूनिट का कौन सा? थर्ड यूनिट का फर्स्ट कार्बन और फोर्थ यूनिट का फोर्थ कार्बन आपस में क्या होगा? दोनों OH आपस में मिक्स होंगे और एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा बताइए? वो वहां पर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। जिसमें आपने देखा अभी मैंने 4 ही यूनिट ली है, इसी तरह ये आगे भी और ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी और उस साइड भी ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी आगे तक। बात क्लियर है? आपको समझ में आया? तो आपने क्या देखा कि सेलुलोज के अंदर पहला क्वेश्चन क्या हुआ? कौन सा लिंकेज होता है बताइए? C1C4 लिंकेज होता है। कौन कौन से यूनिट से मिलकर बनता है ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से बनता है। दैट मींस
2 3 4 5 6 7 इस तरह ग्लूकोज यूनिट को, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए और वाटर मॉलिक्यूल को वहां से बाहर निकाल दिया जाए, तो हमें क्या फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा? हमें वहां पर सेलुलोज की स्ट्रक्चर फॉर्म होती हुई दिख जाएगी। बात क्लियर है? तो अब बात करते हैं हम ग्लाइकोजन की, जिसे एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। दैट मींस आपको अगर एनिमल स्टार्च दिया जाए तो उसका मतलब ग्लाइकोजन होगा, और ग्लाइकोजन की अगर बात करूं तो उसे हम एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब क्या होते हैं ये? द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जो हमारी एनिमल बॉडी होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मेरे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। अभी कहां प्रेजेंट होते हैं एनिमल बॉडी में? इट इज प्रेजेंट इन लिवर, मसल्स एंड ब्रेन। जो हमारी ये तीन चीज हमने बोली, लिवर, मसल, ब्रेन, इनके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, क्या बोला मैंने? जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, देन हार्मोन ब्रेक द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। क्या बोला मैंने? तो वहां पर एक हार्मोन होता है, वो क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। दैट मींस यहां पर आप देख पा रहे हो ग्लाइकोजन, जब इसको हमें एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा तो हमें एक हार्मोन लेना पड़ेगा, और उस हार्मोन का क्या नाम होगा? ग्लूकागॉन। बात क्लियर है? उस हार्मोन का नाम हो जाएगा ग्लूकागॉन। बात समझ में आई यहां तक? तो एक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए ग्लूकागॉन की जरूरत पड़ती है। हमको केवल और केवल ग्लाइकोजन के बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि वो क्या काम करता है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा एनिमल बॉडी के अंदर वो स्टोर रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारा, दो एनिमल बॉडी के अंदर जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। और कहां कहां प्रेजेंट होता है? लिवर में, मसल्स में, ब्रेन में, यहां सब जगह वो क्या होता है? वहां वो प्रेजेंट होता है। बात क्लियर है? तो इतना ही हमको पढ़ना था किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। बात क्लियर है? ये बात हुई हमारे किसकी? सभी पॉलीसैकेराइड्स की मैंने यहां पर बात कर ली है। अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंस देखिए, इट इज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर प्लांट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स। क्या बोला मैंने? ये एक स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है प्लांट सेल वॉल के लिए और सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल के लिए। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं इसके सेकंड यूज की, तो इसे बायोफ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। किसे? कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्ट एज ए बायोफ्यूल, ये एक बायोफ्यूल की तरह भी एक्ट करते हैं। हेंस प्रोवाइड एनर्जी फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सिस्टम। और ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन सी? एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा लिविंग सिस्टम बहुत इजीली फंक्शन कर सके। जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूं। किसकी? ग्लूकोज की रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? क्या आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सुनी है? तो क्या वही रिएक्शन है ये? ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराई जाती है तो 6 मॉलिक्यूल CO2 और 6 मॉलिक्यूल ही H2O के फॉर्म हो जाते हैं, और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी किसके काम आती है? हमारे काम आती है फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सिस्टम। जो हम लोग हैं हमारे वो एनर्जी काम आती है, जिससे हम सभी वर्क कर पा रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? वो इसी वजह से हो रहा है। बात क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इसको हम रिजर्व फूड मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। जिसमें मैं बात करूं, स्टार्च इज द मेजर फूड रिजर्व मटेरियल इन प्लांट्स। अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट में मेरा स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? मेजर फूड रिजर्व मटेरियल होता है। दैट मींस प्लांट्स में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जिसको हम मेजर फूड रिजर्व मटेरियल बोल सकते हैं प्लांट्स के अंदर। बात क्लियर है? इट स्टोर इन सीड एंड एक्ट एज द रिजर्व फूड फॉर द टिनी प्लांट्स टिल इट्स कैपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या बोला मैंने? देखिए, स्टार्च के बारे में बात कर रहे थे, तो स्टार्च कहां प्रेजेंट होता है? सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एज ए रिजर्व फूड। और कब तक होता है? जब तक वो प्लांट छोटा है, जब तक वो रिजर्व फूड की तरह काम करता है। जैसे ही वो प्लांट जब तक खुद से खाना नहीं बनाने लगता, खुद का फूड खुद नहीं बना सकता फोटोसिंथेसिस से, जब तक वो स्टार्च उसको क्या करता है? हेल्प करता है ग्रो होने के लिए। बात समझ में आया आपको यहां तक? आगे देखिए, द मोनोसैकेराइड्स राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए एंड डीएनए। क्या बोला मैंने? जो हमारा आरएनए और डीएनए होता है उसके अंदर मेरा राइबोज मोनोसैकेराइड और डीऑक्सीराइबोज जो भी एक मोनोसैकेराइड्स है वो क्या होते हैं? एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। दीज न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल द
ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट्स। क्या बोला मैंने? ये जो हमारे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू द ट्रांसमिशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। क्या बोला? ये हेरिडिटी इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं। बात क्लियर है? तो ये सब क्या थे हमारे? ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंस हमारे कार्बोहाइड्रेट की, कि उनको कहां कहां यूज किया जाता है और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।